Okay, so in the previous session, we have discussed about the different mediators of inflammation. So moving toward the first, that is a cell-derived chemical mediators of inflammation. Cell-derived chemical mediator of inflammation, which includes first vasoactive amine. Vasoactive amines के अंदर हम लोगों के पास में आता है histamines and the serotonin. So this vasoactive amine first जो हम लोगों के पास में है, जो हम लोगों के वैसोएक्टिव अमीन्स है, ये स्पेसिफिकली जो है वो एक्ट करते हैं हम लोगों के ब्लड वेसल्स के ऊपर. So this vasoactive amine, which includes the histamines and serotonin. So these histamine and serotonin specifically acts on our component that is a blood vessel. They are having a different action, or they are having a opposite action. कोई भी केमिकल स्टिमुलस या फिर कोई भी स्टिमुलस के बाद जो सबसे पहला रिस्पॉन्स हम लोगों को जो मिलता है, that a very first response is shown by the histamine. So histamine is the first mediator. कोई भी केमिकल mediators जो सबसे पहले में हमारे पास एक्शन शो कर रहा है, that is the histamine. So mast cell जो है, histamine कहाँ पे स्टोर्ड है, जैसे कि मैंने बोला था कि mast cell जो हम लोगों के पास में है, it is the richest source of the histamine. It is also stored in the basophilic cell. जैसे ही हम लोगों के पास स्टिमुलस आ जाएगा, स्टिमुलस आने के बाद जो हम लोगों के मास सेल के अंदर जो ग्रैन्यूल्स है, वो ग्रैन्यूल्स के अंदर जहाँ पे हमारे पास हिस्टामिन स्टोर्ड है, उस वेसिकल्स का हम लोगों के पास क्या हो जाएगा, डीग्रैनुलेशन. और इसका डीग्रैनुलेशन होने के बाद हम लोगों के पास क्या हो जाएगा, हिस्टामाइन का रिलीज होगा. So the histamine release is depends on the specific stimuli, physical injuries, antibody mediated hypersensitivity reaction, complementary products like a complementary proteins C3A, C5A, and a neuropeptides like a substance P, and the cytokines like a interleukin 1 and interleukin 8. हिस्टामाइन जो है वो हम लोगों के पास वासोडाइलेशन कॉज करेंगे. सो ये ब्लड वेसल है, उसके डायमीटर को ये बढ़ाएंगे. सो दिस हिस्टामाइन कॉजेज द वासोडाइलेशन ऑफ आर्टेरियोल्स एंड इट इंक्रीजेस द परमेबिलिटी ऑफ वेन्यूल्स. सो हम लोगों का हिस्टामाइन जो है ये प्रिंसिपल मेडिएटर है, जहाँ पे हम लोगों के पास इनिशियल वासो कंस्ट्रक्शन के बाद जो तुरंत हम लोगों के पास वासोडाइलेशन की जो प्रोसेस हो रही है, दैट प्रोसेस इज पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ दिस हिस्टामाइन. सो इट इंक्रीजेस द वास्कुलर परमेबिलिटी. जो हम लोगों के एंडोथेलियल सेल है, वो एंडोथेलियल सेल के कॉन्ट्रैक्शन और रिट्रैक्शन के लिए रोल प्ले करेगा, बिकॉज ऑफ विच जो हम लोगों के एंडोथेलियल सेल है उसके बीच में टेम्पररी गैप्स फॉर्मेशन होंगे. ये जो हिस्टामिन है, कोई भी केमिकल मेडिएटर में हार्मोन्स की बात करूंगा, ड्रग की अगर बात करूंगा, सो दे एक्ट्स बाय बाइंडिंग टू अ स्पेसिफिक रिसेप्टर. जब तक उनका कोई स्पेसिफिक रिसेप्टर को क्या नहीं होगा, बाइंडिंग नहीं होगा, हम लोगों को फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट जो मिलने वाला है, फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट नहीं मिलेगा. सो हिस्टामाइन जो है, हिस्टामिन बाइंड्स टू इट्स हिस्टामिनर्जिक H1 रिसेप्टर जो हम लोगों के एंडोथेलियल सेल के ऊपर प्रेजेंट है, एंड thus it causes the vasodilation and also altered vascular permeability. Second vasoactive amine जो हम लोगों के पास में, that is serotonin. It is a preformed mediator. Most commonly it is found present in the platelets, neuroendocrine cell like a GIT. जैसे कि मैंने उस दिन आप लोगों को बोला था कि it is present in the enterochromaffin cells of GIT. जो enterochromaffin cell जो हम लोगों के पास present है, it is present in the enterochromaffin cell. Serotonin is primary a neurotransmitter. अगर मैं सिंपली अगर आपको बोलूं, सो सेरोटोनिन इज कॉल्ड एज अ हार्मोन ऑफ हैप्पीनेस. सेरोटोनिन इज कॉल्ड एज अ हार्मोन ऑफ हैप्पीनेस. सो न्यूरोट्रांसमीटर, प्राइमरी न्यूरोट्रांसमीटर हमारे सीएनएस के अंदर का, अगर सेरोटोनिन की लेवल अगर कम हो जाती है तो वहां पे डिप्रेशन जो है उसके चांसेस है, या फिर जो डिप्रेसिव पेशेंट जो रहते हैं, उस डिप्रेसिव पेशेंट के अंदर स्टडीज बताती है कि सेरोटोनिन हार्मोन जो है, उस सेरोटोनिन हार्मोन की लेवल कम होती है. सो ब्रेन के अंदर मूड रिलेटेड कंडीशन के लिए, बिहेवियर के लिए सेरोटोनिन एज ए न्यूरोट्रांसमीटर बहुत इंपॉर्टेंट रोल हमारे पास प्ले करता ही है. बट अगर हम लोग बात करेंगे इन्फ्लामेशन के अंदर, सो इन्फ्लामेशन के अंदर ये जो हम लोगों का सेरोटोनिन है, ये सेरोटोनिन सबसे जो पहली फेज है हम लोगों की इन्फ्लामेशन की, दैट इज अ ट्रांजिएंट वैसोकंस्ट्रिक्शन, और ट्रांजिएंट वैसोकंस्ट्रिक्शन शो करते हैं.
सेकंड सेल डिराइव्ड मीडिएटर जो हम लोगों के पास में, दैट इज अराचिडोनिक एसिड मेटाबोलाइट्स विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज इकोसोनॉइड्स। ओके, इसके बारे में ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बताया। इकोसा, इकोसा एक ग्रीक वर्ड है, इकोसा स्टैंड फॉर द 20। सो दिस इज अ 20 कार्बन कंपाउंड जो हम लोगों के अंदर स्पेसिफिक एक्शन शो करेंगे। सो द अराचिडोनिक एसिड के मेटाबोलाइट्स हम लोगों के पास प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ल्यूकोट्राइन्स, प्रोस्टासाइक्लिन्स एंड थ्रोम्बोक्सिन ए2। अब क्या होती है प्रोसीजर, ये ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बताया कि देखो, हम लोगों की जो सेल मेम्ब्रेन जो उसके अंदर का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, दैट इज फॉस्फोलिपिड। कोई भी हम लोगों के पास में स्टिमुलस अगर आ गया, सो दैट विल एक्टिवेट द एंजाइम फॉस्फोलाइपेसेस। एनी स्टिमुलस विल एक्टिवेट द एंजाइम फॉस्फोलाइपेसेस which will subsequently lead to a release of arachidonic acid. Okay, अब जो अराचिडोनिक एसिड जो है, उस अराचिडोनिक एसिड के ऊपर दो इंपॉर्टेंट एंजाइम्स एक्ट करते हैं। फर्स्ट वन इज अ कॉक्स एंड सेकंड वन इज लॉक्स। कॉक्स दैट इज अ साइक्लोऑक्सीजनेज, और लॉक्स जो हम लोगों के पास में, दैट इज लिपोऑक्सीजनेज। ओके, ऑल ऑफ यू कीप योर वीडियोस ऑन, या तो फिर मैं आपको मीटिंग से रिमूव कर दूंगा। सो कॉक्स एंजाइम जो है, कॉक्स एंजाइम अराचिडोनिक एसिड के ऊपर कॉक्स एंजाइम, जो कॉक्स एंजाइम क्या करेगा, एक्ट करेगा। एंड आफ्टर द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम कॉक्स, हम लोगों के पास में अराचिडोनिक एसिड से कंपोनेंट बनेगा पीजीजी2, प्रोस्टाग्लैंडिन्स जी2। ये प्रोस्टाग्लैंडिन जी2 का सब्सिक्वेंटली कन्वर्शन हो जाएगा प्रोस्टाग्लैंडिन एच2 के अंदर, और वो प्रोस्टाग्लैंडिन एच2 जो है उसका डिफरेंशिएशन होगा तीन डिफरेंट कंपोनेंट्स के अंदर। एंड दिस थ्री इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स आर प्रोस्टाग्लैंडिन I2, थ्रोम्बोक्सिन A2 एंड PGD2 एंड E2। ओके, सो तीन प्रोडक्ट कौन से मिल रहे हैं हमको, प्रोस्टासाइक्लिन्स। ओके, प्रोस्टाग्लैंडिन I2 इज कॉल्ड एज प्रोस्टासाइक्लिन्स। दिस प्रोस्टासाइक्लिन causes the vasodilation and it initiates a platelet aggregation. नेक्स्ट इज थ्रोम्बोक्सिन A2। थ्रोम्बोक्सिन A2 vasoconstriction कॉज करता है। इट आल्सो प्रमोट्स द प्लेटलेट एग्रीगेशन। एंड एट लास्ट प्रोस्टाग्लैंडिन D2 एंड E2 दे कॉजेस द vasodilation एंड इंक्रीजेस द वेस्कुलर परमेबिलिटी। वही अगर हम लोग बात करेंगे सेकंड कि अराचिडोनिक एसिड के ऊपर कॉक्स अगर एक्ट किया तो क्या बनेंगे, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, प्रोस्टासाइक्लिन्स और थ्रोम्बोक्सिन A2 का हमारे पास फॉर्मेशन हो गया। अगर ये हम लोगों का जो कंपोनेंट है, हम लोगों का अराचिडोनिक एसिड, इसके ऊपर अगर हम लोगों का लॉक्स एंजाइम अगर एक्ट करेगा, ओके, सो ये लॉक्स एंजाइम की एक्टिविटी के कारण हम लोगों के पास बनेंगे ल्यूकोट्राइन्स। ओके, ल्यूकोट्राइन्स A4, ल्यूकोट्राइन C4, D4, E4। ये ल्यूकोट्राइन C4, D4 एंड E4, these are important for the bronchospasm, spasm contraction, contraction of the bronchial smooth muscle। हम लोगों की जो bronchial smooth muscle है उसका ये क्या करेगा, contraction करेगा। also it increases the vascular permeability which is important for the inflammation। उसके अलावा लॉक्स के एक्टिविटी से हम लोगों के पास बनेगा लिपोक्सिन A4 एंड लिपोक्सिन B4। ओके, लिपोक्सिन A4 एंड लिपोक्सिन B4 इट इनहिबिट्स द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लेमेशन। ओके, समझ लो। अराचिडोनिक एसिड के ऊपर कॉक्स और लॉक्स है। लॉक से दो प्रोडक्ट बनेंगे, ल्यूकोट्राइन C4, D4, E4 एंड लिपोक्सिन A4 एंड B4। इज द इंफ्लेमेटरी प्रोसेस इसको है उसके लिए रिस्पांसिबल है। ओके, पहले कॉक्स एंजाइम दैट इज अ साइक्लोऑक्सीजन एंजाइम। सो जो हम लोगों के पास में कॉक्स एंजाइम जो दैट इज अ साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम जो हम लोगों के पास प्रेजेंट है, ग्लाइंडिन्स आर स्पेसिफिकली प्रोड्यूस्ड बाय अ मास्ट सेल, मैक्रोफेजेस एंड एंडोथेलियल सेल। सो ये जो हम लोगों के पास में प्रोस्टाग्लैंडिन है, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द एक्टिविटीज। अब देखो, कॉक्स एंजाइम ही रिस्पॉन्सिबल है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ दिस मेटाबोलाइट
प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोस्टासाइक्लिन है, थ्रोम्बोक्सिन A2। अब अगर मेरे पास मैंने कॉक्स एंजाइम का इनिबिशन कर लिया, कॉक्स एंजाइम जो दो फॉर्म के अंदर प्रेजेंट है, कॉक्स 1 एंड कॉक्स 2। सो अगर हम लोग कॉक्स एंजाइम जो है वो कॉक्स एंजाइम को अगर हमने इनिबिट कर दिया, सो प्रोस्टाग्लैंडिन का फॉर्मेशन होगा क्या? नहीं। प्रोस्टाग्लैंडिन का फॉर्मेशन अगर नहीं हुआ तो मुझे इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स मिलेगा क्या? इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। सो ये ट्रीटमेंट कर कर भी एक्ट करते हैं, बराबर है कि प्रोस्टाग्लैंडिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अल्जेसिया, पेन, पायरेसिस, इंक्रीज इन द बॉडी टेम्परेचर एंड इन्फ्लामेशन। हम अगर प्रोस्टाग्लैंडिन फॉर्मेशन को अगर ब्लॉक कर देंगे, सो प्रोस्टाग्लैंडिन फॉर्मेशन सिंथेसिस को अगर ब्लॉक कर देंगे, तो हम लोगों के पास दैट ड्रग इज एक्ट एज एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक एंड एंटी इंफ्लेमेटरी। देखो मार्केट में जो ड्रग हम लोगों के पास अवेलेबल है, सबसे अच्छा एंटीपायरेटिक पैरासिटामोल, यस और नो? इट इज अ कॉक्स इनहिबिटर। गेटिंग? सबसे अच्छा पेन किलर डाइक्लोफिनेक, हरी वाली गोली, डाइक्लो प्लस, बराबर है, इट इज अगेन अ कॉक्स इनहिबिटर। सो हम लोग कॉक्स एंजाइम, जो कॉक्स एंजाइम को अगर इनहिबिट अगर कर देंगे, सो हम लोगों के पास में जो है वो प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोस्टाग्लैंडिन का फॉर्मेशन नहीं होगा, और हम लोगों के अंदर एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक इफेक्ट जो है वो हम लोगों को जो है वो मिलेगा। सो कौन कौन से कंपोनेंट हम लोगों के पास कौन कौन से एक्शन शो करते हैं? सो प्रोस्टाग्लैंडिन I2, दैट इज द प्रोस्टासाइक्लिन्स, prostaglandin E1, E2 and D2, they causes the vasodilation. Thromboxane A2, leukotriene C4, D4 and E4, they causes the vasoconstriction. Then leukotriene C4, D4 and E4 responsible for the increased vascular permeability, and leukotriene B4 and HETE, hydroxy epoxy, hydroxy epoxy tetra econoic acid, hydroxy epoxy tetra econoic acid, it is responsible for the chemotaxis and the leukocytes adhesion. Sir, Yes, sir, can you repeat the name? hydroxy peroxy, so देखो दो टर्म्स है, HETE, यहाँ पे देखो HETE, ये देखो HETE, and second one is HPETE. Okay, so HETE, 5-HETE, that is a 5 hydroxy epoxy tetra econoic, ECHONOIC, econoic acid, and 5-HPET अगर है, so 5 hydroxy peroxy, P stand for the peroxy, बाकी सब सेम, हाइड्रोक्सी peroxy इकोसा टेट्रानोइक एसिड। Okay, sir. Thank you. ओके, नेक्स्ट कंपोनेंट जो हम लोगों के पास में, दैट इज थ्रोम्बोक्सिन A2। थ्रोम्बोक्सिन A2 is again formed by the activity of enzyme COX, so it is derived from the action of enzyme thromboxane synthase which is present in the platelets। ये जब COX के एक्टिविटी से प्रोस्टाग्लैंडिन जब बनने वाला है, उस वक्त प्लेटलेट से रिलीज हो जाएगा हम लोगों के पास में थ्रोम्बोक्सिन सिंथेसिस एंजाइम, एंड दैट थ्रोम्बोक्सिन सिंथेसिस एंजाइम इज रिस्पांसिबल फॉर द formation of the thromboxane A2। दिस थ्रोम्बोक्सिन A2 इज इंपॉर्टेंट फॉर द वैसोकंस्ट्रिक्शन, जो सबसे पहला इवेंट है हम लोगों के इन्फ्लामेशन का, दैट इज अ ट्रांजिएंट वैसोकंस्ट्रिक्शन। then it is important for again platelet aggregation, it is unstable and converted to the inactive form, that is thromboxane A2। TXA2 का कन्वर्शन अगर TXB2 के अंदर हो गया, तो समझ लो कि हम लोगों की जो एक्शन है वो एक्शन क्या हो चुकी है, टर्मिनेट हो चुकी है, क्योंकि एक्शन जो शो करता है वो एक्टिव फॉर्म शो करेगा, एंड एक्टिव फॉर्म इज TXA2। TXB2 जो हम लोगों के पास में, दैट इज इनएक्टिव फॉर्म। And the third metabolite of the COX enzyme is a PGI2, that is a prostacyclins। So these prostacyclins are formed by action of prostacyclin synthase,
which is present in the vascular endothelium. It performs a important function. ये हम लोगों के पास important activity जो है वो important activity perform करती है. So permeability and inhibits the what we can say vascular fluidity, जो है blood की fluidity को maintain करेगा. Also it increases the vascular permeability. So prostaglandin D2 which is produced by the mast cell along with a prostaglandin E2. देखो I2 मतलब प्रोस्टासाइक्लिन्स हो गया. अब प्रोस्टाग्लैंडिन D2 E2 जो D2 E2 और F2 ये तीनों चीजें हम लोगों के पास बनती है. So prostaglandin D2 and E2 it is causes the vasodilation, increases the vascular permeability. Prostaglandin F2 stimulate the contraction of uterine and the bronchial smooth muscle and the small arteries. So these prostaglandins D2, E2 and F2 are involved in the fever, pain and also in the inflammation. So इस prostaglandin के synthesis को अगर हम लोग inhibit करेंगे तो हम लोगों को analgesic, antipyretic और anti inflammatory ये तीनों एक्शन हम लोगों को मिलेंगे. उसके अलावा एडिशनली प्रोस्टाग्लैंडिन E2 is a hyperalgesic which makes the skin hypersensitive to the pain stimuli. Algesia, what is algesia? Algesia is a pain. Analgesic मतलब जो पेन को रिलीव करेगा. So algesia that is a pain. So prostaglandin E2 हम लोगों के पास hyperalgesic है जो हम लोगों के पास पेनफुल रिस्पॉन्स जो है वो पेनफुल रिस्पॉन्स को क्या करेंगे स्टिमुलेट करेंगे. नेक्स्ट अराचिडोनिक एसिड के ऊपर जब लॉक्स एंजाइम अगर एक्ट करेंगे सो दैट विल लीड्स टू अ फॉर्मेशन ऑफ द ल्यूकोट्राइन्स. ओके, so it is produced by the leukocytes WBCs and the mast cell by the action of enzyme LOX, that is a lipoxygenase. So lipoxygenase it is present in the neutrophil, convert amino acid to a 5-hydroxy ecosa tetraenoic acid which is act as a chemotactic for a neutrophil. Then formation of the leukotriene B4. Leukotriene B4 is a chemotactic and responsible for the neutrophil activations. Neutrophils का activation अगर हो गया तो there will be a aggregation and adhesion of cell to the venular endothelium. It generates ROS. ROS that is a reactive oxygen species. इसके पहले फैगोसाइटोसिस के प्रोसेस के वक्त हमने देखा कि जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज जो है वो हाईली रिएक्टिव है. अगर सुपर ऑक्साइड आयन का फॉर्मेशन अगर हो गया सो ये हाइड्रोजन के साथ में कंबाइन होकर हाइड्रोजन पेरोक्साइड्स बनेंगे एंड दैट हाइड्रोजन पेरोक्साइड शोज अ बैक्टीरियोसाइडल इफेक्ट. ओके, and this leukotriene B4 is also responsible for the release of the lysosomal enzymes. Sahil Vasnik, what is full form of ROS? Sahil Vasnik. Sahil, what is the full form of ROS? Okay, next leukotriene जो हम लोगों के पास है that is the leukotriene C4, D4 and E4. This LTC4, D4 and E4 they causes the vasoconstriction, constriction of the blood vessel. It increases the permeability of venules. जो भी हम लोगों के venules जो है उसकी permeability जो है these leukotrienes are more potent than the histamine in the vascular permeability. Okay, vascular permeability के लिए सबसे potent agent हम लोगों के पास अगर कोई है to cause the altered vascular permeability, so we are having a leukotrienes. अब लॉक्स के एक्टिविटी से हम लोगों के पास ल्यूकोट्राइन्स बन रहा था और उसके साथ में बन रहा था लिपोक्सिन. लिपोक्सिन जो हम लोगों के पास में है ये एंटी इंफ्लामेटरी कर काम करेगा. ये क्या करता है कि कोई भी इंफ्लामेटरी साइट पे जब तक ल्यूकोसाइट नहीं पहुंचेंगे तब तक हम लोगों के पास क्या नहीं होगा,
हम लोगों के पास इन्फ्लामेटरी प्रोसेस जो उसका क्या नहीं होगा, इनिशिएशन नहीं होगा। सो ल्यूकोसाइट्स का रिक्रूटमेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और ल्यूकोसाइट्स इन्फ्लामेटरी साइट पर जाएंगे, उसके बाद में वहां पे हम लोगों को एक्शन जो है वो मिलेंगी। हम लोगों के लिपोक्सिन क्या करते हैं, दैट सप्रेसेस द इन्फ्लामेशन। हाउ दैट लिपोक्सिन सप्रेसेस द इन्फ्लामेशन? सबसे पहले ये जो डब्ल्यूबीसीज है, डब्ल्यूबीसीज के रिक्रूटमेंट जो है, डब्ल्यूबीसीज के रिक्रूटमेंट को इनिबिट करेंगे, जिसके वजह से डब्ल्यूबीसी जो इन्फ्लामेटरी साइट पे नहीं पहुंचेंगी। उसके अलावा ये जो है वो न्यूट्रोफिल, जो हमारे न्यूट्रोफिल्स टीएमएन विच प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन द अर्ली फेज ऑफ इन्फ्लामेशन, न्यूट्रोफिल्स का जो कीमोटैक्सिस है उसको इनिबिट करेंगे, जिसकी वजह से न्यूट्रोफिल जो है वो मार्जिनल ब्लड फ्लो से कहां पे नहीं जाएंगे, हम लोगों के पास ल्यूकोसाइट्स मार्जिनेशन में, ये जो डब्ल्यूबीसी जो उसका मार्जिनेशन नहीं होगा, न्यूट्रोफिल्स का मार्जिनेशन नहीं होगा, और न्यूट्रोफिल जो उसका मार्जिनेशन नहीं होने के कारण हम लोगों के अंदर क्या होगा, ये अगर मार्जिनेशन नहीं होगा तो ये डब्ल्यूबीसी हम लोगों के स्पेसिफिक सेल को जाकर क्या नहीं होंगी, एंडोथेलियल सेल को जाकर अटैच नहीं होंगी। सो these are the pharmacological inhibitors of prostaglandins and leukotrienes। ये आपको काम का नहीं है, बस मैंने ऑलरेडी आपको इसको बता दिया कि कॉक्स इनिबिटर हम लोगों के पास ऑलरेडी प्रेजेंट है, ड्रग लाइक पैरासिटामोल, डाइक्लोफिनेक, दे आर कॉल्ड एज NSAID, उसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं NSAID, दैट इज अ नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स। ये ड्रग्स ऐसे कॉक्स इनिबिटर जो हम लोगों के पास इन्फ्लामेशन कम करने के काम में आते हैं। दिस ड्रग्स आर कॉल्ड एज NSAID। व्हाई दे आर कॉल्ड एज NSAID? क्योंकि केमिकली उनके पास कोई भी स्टेरॉइडल न्यूक्लियस जो है स्टेरॉइडल न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है। ओके, थर्ड देखो, दो मेडिएटर देख रहे हैं हम लोगों ने सेल डिराइव्ड। सबसे पहला क्या देखा, वैसोएक्टिव अमीन, एंड सेकंड वन इज वैसोएक्टिव अमीन देखा, और दूसरा क्या है, अरे अभी क्या देखा हम लोगों ने, इकोसोनाइट्स। एराकिडोनिक एसिड मेटाबोलाइट्स। ओके, मूविंग टुवर्ड द थर्ड, दैट इज द साइटोकाइंस। ओके, इसके पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि साइटोकाइंस जो हम लोगों के पास में वो साइटोकाइंस दो तरीके के हैं। कौन कौन से? इंटरल्यूकिन्स, IL एंड TNF। ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर। ओके, so cytokines are nothing but chemically proteins. These cytokines are produced by many cells like activated lymphocytes, macrophages, and the dendritic cell. These cytokines plays very important role in the inflammatory reaction. So these cytokines having a TNF and a IL, tumor necrosis factor, and the interleukins. So tumor necrosis factor and interleukin-1, they plays very important role in the leukocyte recruitment. Okay, मुझे कोई भी एक्टिविटी के लिए सबसे पहले ल्यूकोसाइट्स का एक्टिवेशन करना पड़ेगा, उनका रिक्रूटमेंट करना पड़ेगा, तभी जाके वो ल्यूकोसाइट स्पेसिफिक साइट पर जाकर मेरे अंदर जो स्पेसिफिक एक्शन शो करने वाले हैं। सो ल्यूकोसाइट रिक्रूटमेंट की जो प्रोसेस है वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक ल्यूकोसाइट का रिक्रूटमेंट नहीं होगा, वो जो है वो स्पेसिफिक साइट पर नहीं जाएंगे, वो इन्फ्लामेटरी साइट पर नहीं जाएंगे, और हम लोगों को स्पेसिफिक जो रिस्पॉन्स मिलने वाला था वो स्पेसिफिक रिस्पॉन्स जो है हम लोगों को नहीं मिलेगा। So this TNF and interleukin-1 plays very important role in the leukocyte recruitment. It also promotes the adhesion of the leukocyte to that endothelial cell. So blood vessel जब streamline flow जो उसका migration कर कर endothelial cell के पास लेकर जाएगा, और endothelial cell के पास जाने के बाद इसका ये क्या करेगा, adhesion. TNF also via T lymphocytes and the mast cell causes the same thing. It promotes the leukocyte adhesion and plays an important role in the leukocyte recruitment. Then stimulus for the secretion. कोई अगर माइक्रोबियल प्रोडक्ट आ रहा है, इम्यून कॉम्प्लेक्स, फॉरेन बॉडी, फिजिकल इंजुरी, ये हम लोगों के इंटरल्यूकिन और TNF का क्या करेगा, रिलीज करेगा। देखो सबसे पहले आइडियल प्रॉपर्टी हमने देखा था कि आइडियल प्रॉपर्टी क्या है, कि कोई भी केमिकल मेडिएटर का रिलीज तब तक नहीं होना चाहिए जब तक कोई स्टिमुलस नहीं आएगा, बराबर है। सो कोई भी केमिकल मेडिएटर का रिलीज हमारे पास कब होगा, जब कोई स्टिमुलस आएगा। जब तक कोई स्टिमुलस नहीं आएगा, हम लोगों के पास में कोई भी केमिकल मेडिएटर जो है उसका हमारे पास क्या नहीं होगा, रिलीज नहीं होगा। सो दिस आर द डिफरेंट टाइप ऑफ साइटोकाइंस, TNF, interleukin-1, interleukin-6, chemokines, and interleukin-17. Primary source of TNF is macrophages, mast cell, and the T lymphocytes. It plays very important role in the adhesion of leukocytes to a endothelial cell. Next is that is activation of the endothelial cell.
एंडोथेलियल सेल के एक्टिवेशन के बाद हम लोगों के पास हो रहे थे ना सिलेक्टिन्स, integrins which plays important role in the rolling and adhesion. Also ICAM and VCAM, VCAM, intracellular cell adhesion molecule and vascular cell adhesion molecule. Then leukocyte activation करेंगे so that हम लोगों के पास नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन हो, इंटरल्यूकिन्स का प्रोडक्शन हो, जो हम लोगों के पास में इन्फ्लामेटरी कैस्केड के लिए क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट रोल परफॉर्म करेंगे. So cytokines like TNF, interleukin 1, ये अधेशन मॉलिक्यूल के एक्सप्रेशन को बढ़ाएंगे सो दैट डब्ल्यूबीसी जो है वो रोलिंग अधेशन देन पावरमेटिंग की प्रोसीजर करे, देन टेम्पररी गैप बनाकर वहां पे परमेबिलिटी को बढ़ाएंगे सो दैट डब्ल्यूबीसी जो कहाँ पे जा सके, हमारे लोकल साइट तक हमारे पास पहुंच सके. उसके अलावा इन द ब्रेन TNF, interleukin 1 and interleukin 6, it produces the fever. In liver, it is act as aqueous spread protein, and in the bone marrow, this TNF cytokines are important for the leukocytes production. आप लोगों ने अगर हीमोपोइसिस की प्रोसेस जब भी पढ़ी होंगी HAP के वक्त, तब रेगुलेशन ऑफ हीमोपोइसिस के अंदर आप लोगों ने साइटोकाइंस का नाम पढ़ा होगा. ओके, दिस साइटोकाइंस जो है वो हम लोगों के ल्यूकोसाइट जो डब्ल्यूबीसी जो है उस डब्ल्यूबीसी के प्रोडक्शन को जो है हम लोगों के पास बढ़ाते हैं. Next component with cytokines, that is the chemokines. So these chemokines are a family of a small 8 to 10 kilodalton proteins that act primarily as a chemoattractant for a specific type of leukocytes. जो specific type of WBC जो है उसके लिए chemoattractant कर हमारे पास काम करते हैं. So nearly what we can say 40 different types of chemokines हम लोगों के पास प्रेजेंट है, और वो अपने डिफरेंट टाइप ऑफ रिसेप्टर को अटैच होकर हम लोगों के पास क्या शो करेंगे, एक्शन शो करेंगे. ओके, सो ये कीमोकाइंस के क्लासिफिकेशंस जो है इसकी डिटेलिंग्स की आपको काम नहीं है. सो कौन कौन से सेल डिराइव्ड केमिकल मेडिएटर्स के बारे में हम लोगों ने बात किया. सबसे पहला जो सेल डिराइव्ड केमिकल मेडिएटर के बारे में हमने बात किया दैट इज वैसोएक्टिव अमीन्स. ओके, सेकंड जो हम लोगों ने बात किया दैट इज अराचिडोनिक एसिड मेटाबोलाइट्स. थर्ड जो हम लोगों के पास में दैट इज साइटोकाइंस विच इंक्लूड्स इंटरल्यूकिन्स एंड TNF. फोर्थ जो हमारे पास में दैट इज पैफ, प्लेटलेट्स एक्टिवेटिंग फैक्टर. जो प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर्स हम लोगों के पास में जो दैट प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द activation of the platelets, which will subsequently leads to a platelet aggregation. Okay, also it is important for the release of the serotonin and adenosine. PAF जो है वो सेरोटोनिन और एडिनोसिन का रिलीज करेगा. दैट सेरोटोनिन इज इंपॉर्टेंट फॉर अ वैसोकंस्ट्रिक्शन. फिफ्थ जो हम लोगों के पास में दैट इज न्यूट्रोफिल्स. जो हम लोगों के न्यूट्रोफिल जो है, जो हम लोगों के WBC जो है उस WBC को हम लोग नाम देते हैं PMN, दैट इज अ पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर न्यूट्रोफिल्स. और ये जो हम लोगों के पास PMN जो है वो जो PMN हम लोगों के पास जो हम लोगों के पास में पॉलीमॉर्फो न्यूट्रोफिल जो प्रेजेंट है, इनके पास रहते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रैन्यूल्स, प्राइमरी ग्रैन्यूल्स, सेकेंडरी ग्रैन्यूल्स, टर्शियरी ग्रैन्यूल्स. और ये ग्रैन्यूल्स के अंदर हम लोगों के पास प्रेजेंट है स्पेसिफिक एंजाइम, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, permeability factors which plays important role in the process of inflammation. Okay, so inflammation के प्रोसेस के लिए जो हम लोगों को permeability factor लगते हैं, जो हम लोगों के पास प्रोटियोलाइटिक और हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो लगते मिलते हैं, that are stored in the primary, secondary and tertiary granules of the neutrophil. नेक्स्ट जो हम लोगों के पास केमिकल मेडिएटर है दैट इज ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस एंड नाइट्रिक ऑक्साइड. बराबर है. नाइट्रिक ऑक्साइड के बारे में ऑलरेडी हम लोगों को पता है नाइट्रिक ऑक्साइड क्या काम करता है. नाइट्रिक ऑक्साइड vasodilation. What is this nitric oxide? Sir, it is EDRF. It is endothelial derived relaxing factor. Okay, so this is endothelial derived relaxing factor जो हम लोगों के पास vasodilation जो है वो vasodilation के प्रोसेस के लिए क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. ओके, so this is about the cell derived chemical mediators of the inflammation. Vasoactive amine which includes histamine and serotonin.
Arachidonic acid metabolites, which includes the metabolites of COX and metabolites of LOX. Metabolites of COX are prostaglandin, prostacyclins and thromboxane A2. Metabolites of LOX जो हम लोगों के पास जो है, that is the leukotrienes and the lipoxin. Lipoxin जो है inflammatory process को inhibit करेगा. Then third जो हम लोगों के पास में, that is cytokine, that is the interleukin, TNF and IFN, that is the interferons. Fourth one, that is the PAF, platelets activating factor. Then neutrophils. Fifth one is the neutrophils. And sixth जो हम लोगों के पास में present है, that is the ROS and the nitric oxide. So this is all about the chemical mediators of inflammation, जिसमें से पहला पोर्शन हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है. That is the cell mediators, cell derived chemical mediators of inflammation. जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोगों को क्लॉटिंग सिस्टम को रिवाइज करना है, सो दैट कल के लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर पाएंगे प्लाज्मा डिराइव्ड सेल मेडिएटर एंड दैट प्लाज्मा डिराइव्ड सेल मेडिएटर्स व्हिच इंक्लूड्स काइनिन सिस्टम, फिब्रिनोलाइटिक सिस्टम, क्लॉटिंग सिस्टम. और इन तीनों सिस्टम को हम लोगों के पास में एक्टिवेट करता है क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 12. और ये तीनों सिस्टम को एक्टिवेशन हो रहा है हैगमन फैक्टर से. हैगमन फैक्टर ने KFC को एक्टिवेट किया एंड KFC देन एक्टिवेट्स द कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम्स. कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम से हम लोगों के पास कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन्स आएंगे जो हमारे परमेबिलिटी को अल्टर करने के लिए क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे. थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू.